Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था मेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। हमने कल डिस्कस किया था वेरिकोसील के बारे में कि वेरिकोसील क्या होता है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से आपको जनरली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। इसी तरीके से हम बताना चाह रहे थे कल ही की वीडियोस में एक्सरसाइज के बारे में, अपने एक ख़ास नुस्खे के बारे में, लेकिन कल की जो वीडियो थी हमारी काफ़ी लॉन्ग हो गई थी जिसकी वजह से हमें बीच में ही उसको टर्मिनेट करना पड़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि वेरिकोसील अगर आपको है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में कि अगर उनको आप डेली बेसिस पे करेंगे, एक लॉन्ग टाइम तक करेंगे, लॉन्ग पीरियड तक अगर आप उसको करते रहेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको शामिल कर लेंगे, तो इसके जो सिम्टम्स हैं जनरली, वैसे तो इसके सिम्टम्स इतने आते भी नहीं हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि वेरिकोसील की वजह से आम तौर पे किसी शख्स को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसकी वजह से आम तौर पे मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि प्रॉपर वे में होता नहीं है। वहाँ पे ब्लड आपका एक्यूमुलेट होने लगता है, रुकने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में आपका नहीं हो पाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपका वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है आपका वो कम हो जाता है। ये कल सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि वो कैसे होता है, ब्लड आपका कैसे रुकने लगता है। तो ट्रीटमेंट की हमने कल बात हमने की थी, आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में कि क्या सच में एक्सरसाइज जो हैं, अगर आप कुछ एक्सरसाइज जो अभी स्पेशली हम भी बताने जा रहे हैं, 3-4 एक्सरसाइज आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं उन एक्सरसाइजेस को, कि अगर आपको वेरिकोसील है और उस वेरिकोसील की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हैवीनेस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको कभी कभी मीठा मीठा सा पेन बताते हैं और वो आम तौर पे रेफर्ड पेन भी होता है, या फिर इसकी वजह से आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, टेस्टिकल्स की एट्रॉफी हो रही है, आपका जो खुसिया है या अंडकोश जो हैं वो छोटे हो रहे हैं, तो फिर कैसे आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका वो इम्प्रूव होगा, जो इम्पैर्ड है ब्लड सर्कुलेशन वो आपका सही होगा। और इसी तरीके से जो ब्लड आपका वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, रुकने लगता है, वो दौरान खून जो है आपका वो प्रॉपर वे में होने लगे, उन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम कि एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएं, बात करते हैं कि क्या सच में ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये बेनिफिशियल हैं, क्या इनके करने से आपका वेरिकोसील ठीक भी हो सकता है, या इनके करने से सिर्फ आपके जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ आपको मिलने वाला है। क्या है हकीकत एक्सरसाइज की, आपको देखिए यही नहीं कि सिर्फ हमने बता दिया आप करने लगो, ऐसा नहीं है। इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप कर रहे हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक्सरसाइजेस करने से आम तौर पे वेरिकोसील जो है आपका वो ठीक नहीं होगा। वेरिकोसील जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका सही नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। हाँ, इससे ये होगा कि आपका जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है इसकी वजह से, या फिर दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनमें आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा प्रॉपर वे में। चूंकि ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका इन्हेंस होने लगता है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट होना बंद हो जाता है। जो ब्लड आपका रुकने लगता है वेन्स में, वो आपका कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको जो है वहाँ से पुल आउट करने का काम करते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स आएंगे इसके, उसमें कमी होगी। अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन में रिलीफ मिलेगा आपको, डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है तो डिस्कम्फर्ट में आपको रिलीफ मिलेगा। तो कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम दिया जाता है लेग्स अप द वॉल पोज, लेग्स अप द वॉल पोज।
ये इसका नाम है लेग्स अप द वॉल पोज। करना क्या होता है इसमें, बेसिकली आपको अपने पीठ के बल लेटना है, यानी कि सीधा सीधा आपको लेटना है और आपका जो नीचे का पार्ट है उसको वॉल से मिला देना है। उसके बाद आपके जो दोनों पैर हैं उनको आपको ऊपर उठा देना है और वॉल के सहारे उनको टेक देना है। इमेजेस हम लगा देंगे आपको, उसमें देख सकते हो आप। तो ऐसे वो आपके जो दोनों पैर हैं दीवार पे ऐसे टिक जाएंगे, उसको टेक करके रखना है आपको। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा अमल है आपका, ये आपको 5 मिनट तक रोके रखना है ऐसे ही। ये डेली आपको करना है और ये 4-5 सेट आप करिए कम से कम। यानी कि आप सीधे सीधे लेट जाएंगे, दीवार में आप मिल जाएंगे, उसके बाद अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, उन दोनों पैरों को ऐसे दीवार में आप उनको ऐसे मिला देंगे और इसी कंडीशन में आप ऐसे लेटे रहेंगे। कितनी देर तक? कम से कम 5 मिनट तक। 5 मिनट तक आपको ये एक्सरसाइज डेली करनी है। एक सेट ये हो गया 5 मिनट का, और 4-5 सेट करिए आप कम से कम, है ना। तो इस एक्सरसाइज का नाम हो गया लेग्स अप द वॉल पोज। पोज कहते हैं इसको, लेग्स अप द वॉल पोज। इससे क्या होता है कि जनरली जो ब्लड आपका रुका हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है आपके स्क्रूटम में, आपके जो स्क्रूटल वेन्स हैं वहाँ पे जो ब्लड आपका रुका हुआ है, वो आपका सर्कुलेशन जो है इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। इसी तरीके से वो जो रुका हुआ ब्लड है वो आपका जो है पुल आउट होगा, वहाँ से निकलेगा और फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होने लगेगा। तो इससे जो है आपके जो सिम्टम्स आ रहे थे, जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा इससे। और इंशाल्लाह जो वेंस जो डायलेट हैं, उनका जो डायमीटर जो बढ़ जाता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे वो कम भी होगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सरसाइजेस पे डिपेंड होकर के सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये आपका क्योर हो जाए। वेरिकोसिल क्योर नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एजोस्पर्मिया के लिए, अगर आपको इनफर्टिलिटी है इसके कॉम्प्लिकेशन में, उसके लिए ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, वेरिकोसिल है आपको, तो बेहतर है आपके लिए कि साथ साथ में आप इसकी एक्सरसाइज भी करें, ताकि वहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने पाएँ। बसा औकात ऐसा होता है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, सिर्फ मेडिसिन लेते हो, तो उससे क्या होता है, फिर मेडिसिन तो आपकी कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, बट यहाँ पर चूंकि एक ब्लॉकेज हो रहा है, एक तरह से कह लीजिए कि ब्लड वहाँ पे रुका हुआ है। तो जब भी इजैकुलेशन होगा, स्पर्म आपके पीछे से आएंगे और फिर यहाँ पे आकर के क्या होगा कि वहाँ पे वो उनकी डेड हो जाती है। अक्सर ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है कि उनके स्पर्म अगर आ भी जाते हैं तो उनकी मोटेलिटी सही नहीं होती है, या फिर मॉर्फोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, या फिर स्पर्म उनके डेड आते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों में। तो बेहतर है कि आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करें। तो एक एक्सरसाइज हो गई कौन सी? पुल लेग्स अप द वॉल पोज, लेग्स अप द वॉल पोज, ये एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी बेबी पोज, ये छोटे जो बच्चे होते हैं वो जब खुश होते हैं, जब लेटे रहते हैं अपने बिस्तर पर, खुश होते हैं, तो अपने पैर को उठा करके अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और फिर वो हंसते हैं, खुश होते हैं ना। तो उसी पोजीशन को नाम दे दिया गया है इस एक्सरसाइज का, और इसका नाम रख दिया गया है हैप्पी बेबी पोज। अब इसमें करना क्या है, सिंपली आप जैसे लेटे थे वैसे ही लेटें, लेकिन इसमें दीवार का कोई सहारा नहीं लेना है आपको। और अपने पैर को ऊपर उठा करके, अब जैसे लेटे हैं आप, पैर को ऊपर उठा करके ऐसे, और पीछे से दोनों हाथों से इनको पकड़ लेना है और ऐसे ही आपको 1 मिनट तक रोके रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो हैं वहाँ के वो जो है खींचेंगे, और इससे जो है आपका सर्कुलेशन इन्हांस होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, इसको हम लोग हैप्पी बेबी पोज के नाम से जानते हैं। तो इससे क्या है कि आपके मसल्स में खिंचाव होता है एक तरह से, जिससे सर्कुलेशन इन्हांस होता है और ब्लड जो रुका हुआ होता है वो निकलने लगता है और सर्कुलेशन बढ़ने लगता है ब्लड का। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। हैप्पी बेबी पोज के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खुश होते हैं तो आम तौर पे ऐसे ही करते हैं कि वो लेटे रहते हैं, अपने पैरों को उठा करके अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और हंसने लगते हैं। तो उसी पोज का नाम, उसी पोज को इस एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है और हैप्पी बेबी पोज के नाम से जाना जाता है ये। एक तीसरी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बो पोज के नाम से जानते हैं, बो पोज। तो इसमें क्या है कि जैसे हैप्पी बेबी पोज में आप क्या कर रहे थे कि सिर्फ पैर को आप उठा रहे थे और लेटे हुए पैरों को आप पकड़ ले रहे थे,
और ऐसे रोके रह रहे थे 1 मिनट तक। इसमें क्या है कि आप पीछे से आगे का जो हिस्सा है आपका, जो हेड का हिस्सा है, ये इसको आप नहीं पुश कर रहे थे। इसमें बो पोज में क्या होता है कि आपके पीछे से नीचे की जानिब से पैर भी आपके उठने वाले हैं और आगे की जानिब से ऊपर का जो आपका सर का हिस्सा है ये भी उठने वाला है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, उठा करके फिर आपको अपने पैरों को पकड़ लेना है। फिर ऐसे ही आपको कम से कम आधे मिनट तक रोक कर रखना है, आधे मिनट तक आपको रुकना है। ऐसे ही पोजीशन में आपको रुकना है आधे मिनट तक। इस तरह से आप रुक करके रहेंगे और ये 4-5 सेट आप डेली करिए, तो इससे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ने लगता है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस हमने आपको बता दी हैं। चौथी एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। आप घर के अंदर हैं, कंफर्ट, अपने घर के कंफर्ट जोन में भी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। वो क्या है? वॉकिंग। जनरली आप कहीं भी हैं, अगर आप चलते फिरते रहेंगे, हल्के हल्के कदमों से आप चलते रहेंगे और अंडरवियर जो है सपोर्टर आप हमेशा पहने, वेरिकोसील अगर आपको है तो सपोर्टर पहन के रखें और हल्की वॉकिंग करते रहेंगे, तो इससे भी जो है आपका जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा। तो ये 4 एक्सरसाइजेज एक तरह से हैं जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की, आपको बताया कि इन एक्सरसाइज के करने से आपका जो सर्कुलेशन है वो इन्हेंस होगा। और डीप ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी आप परफॉर्म करते रहें। इससे जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी आपकी रिकवर होती हैं और वो भी कम होती हैं कहीं ना कहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज की हमारी इस वीडियो से समझा होगा एक्सरसाइजेस के बारे में कि एक्सरसाइज का कितना रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरीके से ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरीके से एक्सरसाइज करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो हमने आपको बताई हैं, कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप एक्स्ट्रा करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने लगेंगे अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, तो उसकी वजह से आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेज से आपको बचना है कि जिसमें आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगे, बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगे, आपके मसल्स का बहुत ज़्यादा खिंचाव अगर होगा तो उससे आपका जो है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ब्लड आपका और ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा और उससे आपको फिर और ज़्यादा नुकसानात होने लगेंगे। तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके जो डॉक्टर हैं उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। और जितनी भी एक्सरसाइज हमने आपको बताई हैं ये प्रॉपर वे में करनी चाहिए। जिस तरीके से ये एक्सरसाइजेस को अगर आप सही से करोगे तो इनके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये एक्सरसाइजेस बैडली करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, प्रॉपर वे में नहीं करोगे, तो इनके नुकसानात भी आपको हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर वे में करने से जो उसका मकसद होता है वो हासिल होता है, लेकिन अगर वो गलत करोगे आप, है ना, प्रॉपर वे में कर नहीं पाओगे, तो उसके बैड इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो कॉल पर किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ नियरेस्ट जो भी इस तरह के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप जा करके एक्सरसाइजेस के बारे में पता कर सकते हैं और उनकी रहनुमाई में आप एटलीस्ट एक एक्सरसाइज को पहले सीख लें, स्टार्ट कर लें, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया वेरिकोसील की कंडीशन में किन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। और भी हम बातें करना चाहते थे, आपको हम अपने नुस्खे के बारे में बताना चाहते थे कि इस एक्सरसाइज के बाद के साथ साथ अगर आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आसानी से कुछ केसेस में ये वेरिकोसील जो है ये क्योर भी होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं कि जिनको ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि एक्सरसाइज से और हमारी मेडिसिन से वेरिकोसील क्योर हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस वजह से हम इसको ट्रीट तो करते हैं, अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट तो देते हैं, और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होता है, जो हमारे पेशेंट हैं वेरिकोसील के, उनका जो ट्रीटमेंट का मेन फोकस है हमारा वो होता है एजोस्पर्मिया, कि इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो उनको स्पर्म काउंट नील का इशू हो गया है या स्पर्म काउंट उनके कम हो गए हैं, ओलिगोस्पर्मिया है या ओलिगोजूस्पर्मिया है, तो वो कैसे नॉर्मल किया जा सके उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन कभी कभी हम प्रिकॉशन के तौर पर ये जो एक्सरसाइजेज बताते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं, तो इनको यूज़ करने से कुछ पेशेंट में वेरिकोसील नॉर्मल भी होता है। तो ये एक राज की बात हमने आपको बताई है। आज बहुत सारे पेशेंट में वेरिकोसील नॉर्मल भी हुआ है, लेकिन हम फिर भी अपने ही वीडियोज़ में हम आप लोगों को मना करते हैं कि हमारे यहाँ वेरिकोसील का ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका साइंटिफिकली प्रूवन अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम मना करते हैं। बाकी बेनिफिट तो आते हैं लोगों में, बहुत सारे लोगों में नो वेरिकोसील सीन
ये ऐसा उनकी रिपोर्ट्स में बाद में आ जाता है। और अभी रिसेंटली एक पेशेंट है हमारे, उन्होंने ख़ुद हमको बताया कॉल करके कि हमारा जो वेरिकोसील का जो इन्लार्जमेंट था, जो डायमीटर था वो बढ़ा हुआ था, वो कम हो गया। हालांकि हमने उनको एक्सरसाइज भी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी उनका जो डायमीटर है वो कम हुआ और उन्होंने खुद हमें कॉल करके बताया। तो होता है बहुत सारे पेशेंट में, ये क्योर भी होता है, लेकिन हम इतना बताते नहीं हैं, क्योंकि फिर आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर के हमारे पास आते हो, हमसे कंसल्ट करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, और साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है ये ट्रीटमेंट, तो इस वजह से नाउम्मीदी आपको लगती है और ये कहीं ना कहीं नामुनासिब है। इस वजह से जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर आप प्रॉपर वे में करोगे उन चीज़ों को, तो बिल्कुल इंशाल्लाह आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ट्रीटमेंट होता है। आपका एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन जो लोग प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं उन्हीं लोगों में होता है। इसमें गलती लोग बहुत करते हैं, एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको नाउम्मीदी होती है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन फिर से हम रिपीट करते हैं। एक गलती बहुत ज़्यादा कॉमन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उनके दिमाग में ये, उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि 3 महीने हम ट्रीटमेंट करेंगे, बस 3 महीने में अगर हमारा नॉर्मल हो गया या स्पर्म काउंट कुछ बढ़ गया तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। 3 महीने को जो ये मान लेते हैं कि 3 महीने में कुछ ना कुछ स्पर्म हमारे आ जाने चाहिए, ये गलती है उनकी। बहुत सारे पेशेंट हमारे एज़ोस्पर्मिया के ऐसे होते हैं कि जिनका 2.5 महीने में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, सिर्फ 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट होने में। और उसके बाद फिर क्या है कि जाहिर सी बात है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो फ़ौरन तो स्पर्म बन करके आपके सीमन में आता नहीं है। 41 डे से 45 डेज तक का टाइम लगता है उसको। स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट होने से लेकर के सीमन में स्पर्म आने तक का 41 डेज से 45 डेज तक का टाइम चाहिए होता है। अब अगर 2-2.5 महीने लग गए स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट होने में, तो 3 महीने में स्पर्म कहाँ से आ जाएंगे, आप खुद बताइए। तो ऐसे लोग गलती ये करते हैं कि 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अरे भाई, हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अब आपका स्टार्ट हुआ हो, आप फॉलो तो करिए प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट को। ये गलती आप कभी भी मत करिए। अगर आप सब्र करके इलाज कर सकते हैं तभी आप एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप ट्रीटमेंट करिए ही मत। आपको जो बेहतर लगे वो करिए, बट हमारे पास एटलीस्ट आप इसका ट्रीटमेंट मत करिए अगर आप सब्र के साथ नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें सब्र की ज़रूरत है। हमें भी सब्र करना पड़ता है और आप लोगों को भी सब्र करना चाहिए, तभी इसमें अल्लाह ताला जो है कामयाबी आपको देंगे और इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपकी ये ख़त्म होगी। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे हमारे एक ख़ास नुस्खे के बारे में जो हम वेरिकोसील के पेशेंट को देते हैं, उसके कुछ खास इंग्रेडिएंट के बारे में हम आपको बताएंगे। आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम ये भी बताएंगे। और कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी होगी इंशाल्लाह, वेरिकोसील को रिड्यूस करने के लिए इसका जो खास नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, उसके बारे में हम डिटेल देंगे आपको कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, इसी तरीके से उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल आपको बताएंगे। तो इसलिए आप हमारी कल की वीडियो देखना जो है ना भूलें, उसको ज़रूर देखें, आप उसको ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आप वो वीडियो मिस कर जाएं। तो आज इस वीडियो को, हमारा जो चैनल है सायरा हेल्थ केयर का, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कल की वीडियो आप मिस ना करने पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।